गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुम सुबह सुबह इतने पस्त क्यों हो जाते हो? सुबह कहाँ, सही बात सर। ऐसे जैसे वो पूरे दिन युद्ध चलता रहता है और सैनिक को ये हो जाता है पता नहीं है सूर्यास्त कब होगा। तुम्हारे लिए भी वही है कि पता नहीं कब 12:30 पौने 1 बजे कब छुट्टी होगी। क्या हो गया, क्या कह रहे थे? या तुमने टाइम पिक कर लिया क्या? 12:30 पौने 1 भी कहा है मैंने साथ में। मतलब अपने मतलब की चीजें तभी पिक कर लेते हो। विच एवर इज लोअर क्यों होगा? विच एवर इज हाइयर लगा होता तो फायदा। चलिए भाई, AS 12 हम कर रहे थे, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें बेसिकली हम ये सीख रहे थे कि जब आपको सरकार से ग्रांट रिसीव होता है, बस बातें नहीं भैया, जब आपको सरकार से ग्रांट का पैसा मिलता है तो आप अपनी बुक्स में उसे कैसे अकाउंट फॉर करोगे। मैंने आपको बताया था जब भी अकाउंटिंग की बात आएगी तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा टाइप ऑफ ग्रांट क्या है। मैंने आपको ये इसके स्टार्टिंग में बता दिया था, अकाउंटिंग से ज्यादा जरूरी है यह समझना कि ग्रांट का पर्पस क्या था, किस लिए दिया गया था। अकाउंटिंग उसी पे निर्भर करेगी। कल हमने पढ़ा था ग्रांट ओवरऑल कितने टाइप के हो सकते हैं? कितने टाइप के? दो। कौन कौन से? मोनेटरी ग्रांट और नॉन मोनेटरी ग्रांट। मोनेटरी ग्रांट का मतलब वो ग्रांट जिसमें आपको पैसा दिया जाता है, कैश में आपको या बैंक में आपको पैसा दिया जाएगा। और नॉन मोनेटरी में आपको एसेट दी जाती है, पैसा देने के बजाय, कैश देने की बजाय आपको कोई एसेट दी जाएगी। अब जब आपको नगद पैसा दिया जाता है तो वो कितने पर्पसेस के लिए हो सकता है? 3। या तो आपको उससे एसेट परचेज करनी पड़ेगी, या वो किसी इनकम या एक्सपेंस के जैसे दिया जाता है, या फिर तीसरा क्या था? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ये तब आता है जब आपको नए बिजनेस में पैसा लगाने के लिए दिया जाए तो वो कहलाता है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अब अगर आपको प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के जैसे मिली है ग्रांट तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा? क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा? इट शैल बी क्रेडिटेड टू योर कैपिटल रिजर्व। इन केस वो इनकम या एक्सपेंसेस के लिए दी गई है तो फिर क्या होगा? आपके एसपीएल में जाएगा, रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। और अगर आपकी एसेट के लिए तो कहां जाएगा? पहले देखना पड़ेगा अगेन कि वेदर वो एसेट आपकी डेप्रिशिएबल एसेट है या फिर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। अगर मैं आपसे कहूं कि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए ग्रांट मिला है, फिर आपका जाएगा ये अगेन कैपिटल रिजर्व में। और अगर आपको डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिला हो तो फिर अगेन आपका दो ऑप्शन आपको एएस देता है। कौन कौन से दो ऑप्शन थे? या तो आप नेट अप्रोच फॉलो कर सकते हो। नेट अप्रोच में हमने क्या किया था? कॉस्ट में से ही माइनस कर दिया था। और दूसरा ऑप्शन क्या था? ग्रॉस अप्रोच, जिसमें हम क्या करते हैं, इसे एक डेफर्ड ग्रांट इनकम अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं और धीरे धीरे करके इसे वापस कैपिटल रिजर्व में लेके जाते हैं, एसपीएल में। स्ट्रेट लाइन रेशियो में, इक्वल रेशियो में नहीं, इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन 99.99% क्वेश्चन में वो इक्वल ही बन के आता है, बिकॉज क्वेश्चन एसएलएम के होते हैं। लेकिन याद रखना ये क्रेडिट हमेशा किसके रेशियो में होता है? डेप्रिसिएशन के। ठीक है, ये हमने कर लिया था डिस्कस। और इसके बाद नॉन मॉनेटरी ग्रांट में या तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट मिल सकती है या फिर कंसेशनल प्राइस पे। इसके मैंने एग्जांपल नहीं लिखवाए थे, ना कुछ ऐसा सच लिखवाने वाला है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा तो क्या पहला मुद्दा बुक्स में रिकॉर्ड भी होगी या नहीं होगी? एसेट होगी। किस वैल्यू पे? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल का मतलब है यहाँ पे नाम मात्र। आप 50, 100, 200, 1000 बिल्कुल नॉमिनल सी वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दो, जस्ट टू शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिर्फ इस पर्पस के लिए में वो दिखे, और कोई पर्पस नहीं है। और अगर कंसेशनल प्राइस पे मिली है तो 1 करोड़ वाली एसेट 20 लाख में सरकार ने आपको दे दी तो क्या होगा? हमें और कुछ नहीं करना, बस 20 लाख पे एंट्री पास कर दो, यानी कि रिकॉर्ड एट कॉस्ट। बस सिंपल सा मुद्दा। अभी तक हमने ये डिस्कस किया है, मैंने एक समरी सी बता दी। हमारा जो एएस है, AS 12 का मेन कॉन्सेप्ट यही है। इसके बाद एक और पार्ट छोटा सा हमें करना है, वो रिफंड का, वो इसी से लिंक्ड है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? मैंने कल क्वेश्चंस दिए थे, कुछ हो गए? अच्छा, सबसे पहले तो AS 2 जिन्होंने क्लासेस लगाई थी और मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए थे, क्या सभी ने कंप्लीट कर लिया? ईमानदारी से बिल्कुल, किस किसने किया है? सारे क्वेश्चंस कर लिए हो? थोड़े ही हैं।
ये भी आधे अधूरे हाथ उठ रहे हैं, मतलब अंडर कॉन्फिडेंट हो कि किए या नहीं किए। अच्छा, और एएस 12 के जो क्वेश्चंस कल दिए थे वो किस किसने किए? वैसे कल आप में से एब्सेंट कौन कौन था? इतने सारे। चलो, अब जो कल एब्सेंट थे, एएस 12 का मेन काम कल हो गया है वैसे, ठीक है। अभी भी मैंने बाकी फिर भी रिपीट कर दिया, हमने कल विद एग्जांपल सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। अब एग्जांपल लिख लेना जो कल नहीं आए थे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। बाकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जैसे आपका ऐप जो स्टार्ट हो जाएगा क्लासेस आपको सारी वहां पे मिल भी जाएंगी। अब हमारा आज का जो मुद्दा है, पहले एक काम करते हैं, कल जो टॉपिक डिस्कस किया था इसके 3-4 क्वेश्चन करते हैं और फिर जो आज का कॉन्सेप्ट हमें करना है वो चालू करेंगे। तो बुक्स निकाल लीजिए, नोट्स निकाल लीजिए, क्वेश्चंस जो हमने किए थे उसके अलावा कुछ पेंडिंग है वो और कर लेते हैं। ये छोटा सा ये है, बस आज हमारा पूरा भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो शायद हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नहीं किया था, इसको करते हैं एक बार डिस्कस। 3 हो गया था, क्वेश्चन 3 नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 4 होमवर्क दे रहा, 4 हो गया सभी का। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे डिस्कस किया था मेरे ख्याल से। और भी कोई होमवर्क दे रहा? 7 हो गया। लास्ट वाला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पॉइंट है, कंपनी रिसीव्ड परफॉर्मेंस 500 लाख फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ प्लांट। कोई पावर प्लांट है, कोई एसेट है, उसी के ऊपर खर्चा करने के लिए आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है 5 करोड़ की, और ये खर्चा आपको 3 सालों में करना है। सूरज लिमिटेड इनकर्ड 90% ऑफ द अमाउंट टुवर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे तो आपको 5 करोड़ रुपए इसीलिए मिले थे कि आपको अपने प्लांट पे खर्चा करना है सारा का सारा, बट आपने 90% तो प्लांट पे खर्च किया और बाकी 10% अपने और कामों में खर्च कर लिया। आपको बताना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। यहां पे आपको जो पैसा मिला है वो एक पावर प्लांट के लिए मिला है, इसका मतलब ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट है, जिसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप उसे कॉस्ट में से माइनस कर सकते हो या फिर डेफर्ड ग्रांट इनकम अकाउंट सेटअप कर सकते हो। अब रही बात कंडीशन पूरा ना करने की, तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट बताएगी कि वेदर वो रिफंड मांगेगी या नहीं मांगेगी। अगर गवर्नमेंट रिफंड मांगेगी तो रिफंड की अकाउंटिंग हम करेंगे, वो हम आज सीखने वाले हैं कि क्या होगी। बट हमें आंसर यही करना पड़ेगा कि एक गवर्नमेंट ग्रांट जो मिला है वो पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट के लिए, तो 2 ऑप्शन है, या तो कॉस्ट में से माइनस कर दो या फिर आपको इसे डेफर्ड ग्रांट इनकम में डालना है। लेटर ऑन अगर गवर्नमेंट आपसे डिमांड करती है रिफंड का, तो फिर आपको रिफंड की अकाउंटिंग करनी। हमें आंसर इतना ही बताना है, क्योंकि यहां सिर्फ बोला है कि 90% आपने यूज किया। अब इसकी वजह से शायद रिफंडेबल हो जाए, शायद गवर्नमेंट वेव भी कर दे कि चलो कोई बात नहीं 10% की बात है, वेवर भी आ सकता है। तो हमें उसकी अकाउंटिंग नहीं बतानी, हमें तो बस ये बताना है 500 लाख रिसीव होगा, इसकी क्या अकाउंटिंग होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यानी हमारे हो गए। तो अब आप एक काम कीजिए, जो जिसमें बीच में मिसिंग क्वेश्चन से निकाल लीजिए लाइन बाय लाइन। दो ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लो सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2, कल मैंने आपको यह बताया था कि गवर्नमेंट ग्रांट बुक्स में रिकॉर्ड कब होना चाहिए। पहला क्वेश्चन हमने ये स्टार्ट किया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। क्या हम रिसीव होने का वेट करते हैं, एप्लीकेशन फाइल करते ही आप रिफंड को सॉरी ग्रांट को रिकॉर्ड करते हो, या जिस दिन न्यूज सामने आती है उस दिन, या कंफर्मिटी मिल जाए उस दिन। कंफर्मिटी मिलने पर हमने कल एग्जांपल किया था। तो बेसिकली 2 कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। देयर शुड बी रीजनेबल एश्योरेंस दैट कंडीशंस विल बी फुलफिल्ड एंड ग्रांट विल बी रिसीव्ड। अब उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्या है इसमें, थोड़ा सा ना AS5 का कॉन्सेप्ट है, मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, बस बेसिक बता के और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। AS5 बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगर मैं एक AS में दूसरा AS करना शुरू कर दूंगा तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। एनर्जी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड अ जनरेटर ऑन 1/4/23 फॉर 100 लाख। 1 अप्रैल 2023 को आपने क्या परचेज किया? एक जनरेटर, मतलब एक फिक्स्ड एसेट खरीदी। ऑन 2/4 अगले ही दिन इट अप्लाइड टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर अ सब्सिडी। एक सरकारी संस्थान है जो आपको सब्सिडी देता है।
तो इन्होंने अप्लाई कर दिया, कितनी तारीख को अप्लाई किया? 2 अप्रैल को। एक को प्लांट खरीदा, 2 को उसकी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दिया। हाउएवर सब्सिडी वाज ग्रांटेड इन जून 2024। ये बात हो रही है अप्रैल 23 की, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 पूरा निकल गया। अगले साल की जून में अप्रोक्सीमेटली 15 महीने बाद आपको ग्रांट मिल जाता है, जब तक आप 23-24 के बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज करके क्लोज कर चुके थे। कंपनी हैज नॉट अकाउंटेड फॉर सब्सिडी इन 31/3/24। पहला साल है यहां पे। अगर आप इस डेटा को देखोगे तो कुछ इस टाइप से इंफॉर्मेशन गिवन है, 1/4/23 से 31 मार्च 24। ये मेरा वो साल है, यहां पे मैंने जनरेटर एक्वायर किया और यहां पे मैंने मान लो सब्सिडी अप्लाई कर दी। अप्लाई की है, रिसीव कब हुई, कंफर्मेशन कब आई? जून 2024 में। अब ये मान लो, लेट्स से एग्जांपल के लिए मान लेते 5 लाख का अमाउंट है। हमने अप्लाई कब किया? फाइनेंशियल ईयर कौन से में अप्लाई किया? 23-24 में। मिला कौन से साल में? 24-25 में। क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने ये 5 लाख पिछले साल में रिकॉर्ड नहीं किया, जिस साल में अप्लाई किया उस साल में रिकॉर्ड नहीं किया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये रिकॉर्ड होना कब चाहिए? क्या ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रिकॉर्ड होना चाहिए या फाइनेंशियल ईयर 24-25 में? 23-24 में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया है? अप्लाई। क्या अप्लाई कर देना ये बात का सबूत होता है कि मिल ही जाएगा? नहीं। सब्सिडी की इतनी सारी स्कीमें होती है सरकार की, सिर्फ अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ये पैसा मिलेगा। एप्लीकेशन ही क्या पता रिजेक्ट हो जाए। और एक और बात सोचो ना, 1.5 साल लगा है, लगभग 1.25 साल लग गया, इसका मतलब इतना आसान तो नहीं होता होगा ना, तभी शायद इतना लंबा टाइम स्पेन भी लगा है। शायद आपको बहुत सारे फर्दर डॉक्यूमेंटेशन भी बाद में करने पड़े होंगे। ये इस बात का सबूत है कि भाई आसान चीज नहीं है। ये नहीं है कि महज फॉर्मेलिटीज है अप्लाई करना, अप्लाई करने के बाद रिसीव करना एक बड़ा काम है अपने आप में। तो क्या कंपनी ने सही किया 23-24 में ना अकाउंटिंग करके? क्या कंपनी ने गलती की या सही किया है? सही किया। 23-24 में होना ही नहीं चाहिए था। 2 कंडीशन पूरी होने पर हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है। When there is reasonable assurance that conditions will be complied and amount will be received। और ये दोनों कंडीशन तब फुलफिल हुई जब जून में पैसा आया। तब तक तो पता ही नहीं था आएगा नहीं आएगा, और कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम पहले कर नहीं सकते। तो यानी कि कंपनी ने सही किया 23-24 में ना रिकॉर्ड करके, सही जगह कब है उसकी रिकॉर्डिंग करने की? 24-25, 30 जून जब पैसा आया। समझ में आ गया? अब अगर मान लो क्वेश्चन में ये प्रूव हो जाता कि हाँ कंपनी ने गलती की है, मान लो क्वेश्चन में ये प्रूव हो जाता है कि कंपनी ने गलती की है, 23-24 में कर देना चाहिए था। अब 23-24 तो जा चुका है, तो उस गलती को आपको अगले साल में सुधारना पड़ता है। कौन से साल में सुधारना पड़ेगा? 24-25 में। अगर ऐसे कोई गलती हो जाए और उसे आप करंट ईयर में सुधारते हो तो उसे हम प्रायर पीरियड आइटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायर पीरियड आइटम। नाम से सजेस्ट हो रहा है प्रायर। प्रायर मतलब पिछला। प्रायर पीरियड आइटम कोई ऐसा आइटम जो पिछले सालों का था लेकिन हमसे गलती हो गई इसलिए हमें करंट ईयर में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट हम ES 5 में पढ़ेंगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या कंपनी से गलती हुई है? क्या कंपनी से गलती हुई है? नहीं। तो क्या इसे मैं प्रायर पीरियड आइटम बोलूंगा? नहीं। प्रायर पीरियड आइटम कब बोला जाता? जब कंपनी से गलती होती। गलती हुई नहीं है तो फिर क्यों प्रायर पीरियड आइटम बोलेंगे? ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं। इतना बेसिक सा मैंने बताया, बाकी से एट लेंथ जब ES 5 करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि कंपनी ने गलती नहीं की तो प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है, क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है? द आंसर इज नो। कंपनी ने कोई मिस्टेक नहीं की है, कोई एरर नहीं किया है, अकाउंटिंग बिल्कुल सही की है। ये ट्रांजेक्शन 23-24 में नहीं 24-25 में ही रिपोर्ट होना चाहिए था। 24-25 में ही कंपनी करेगी, तो कोई गलती नहीं है। हेंस इट इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। सेकेंड पॉइंट, सब्सिडी को अकाउंट कैसे किया जाए? क्या करना पड़ेगा बताना सब्सिडी का? 24-25 में आपको सब्सिडी मिली है, इसको अकाउंट कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, क्या ये सब्सिडी इन कैश है या इन काइंड है? कैश या काइंड? कैश। किस पर्पस के लिए? फिक्स्ड एसेट के लिए, इनकम एक्सपेंस के लिए, या कैपिटल कंट्रीब्यूशन है? एसेट के लिए साफ साफ बोला, जनरेटर खरीदना है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? या तो कॉस्ट में से माइनस या फिर डेफर्ड ग्रांट इनकम। बस यही बताना है आपको। यही पूछा गया कि बताइए सब्सिडी की अकाउंटिंग क्या करनी है। आप बता दोगे कि सिंस दिस सब्सिडी इज रिसीव्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट व्हिच इज डेप्रिशिएबल, hence this subsidy should be either deducted from the cost or it could be credited to a separate account, deferred grant income account।
हाँ फर्स्ट ईयर में लग गया, बट प्रॉब्लम भी समझिए ना कि हमारे पास अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, तो फिलहाल उस टाइम पे जो सिचुएशन थी हम तो उसी के हिसाब से लेके चलेंगे, हमने लगा दिया तो उस टाइम पे लग गया, अगले साल कम लग जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास जो अकाउंटिंग अनसर्टेनिटी थी उसकी वजह से ऐसा होता ही है, उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। समझ में आ गया सभी को? चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद शायद एक क्वेश्चन नंबर 3 और पेंडिंग है, ये और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, डी लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1/4/2017 फॉर 20 लाख। कंपनी को 1/4/17 को 20 लाख रुपए की एक एसेट परचेज की है मशीन, और इसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल। स्क्रैप वैल्यू सैल्वेज वैल्यू है नहीं, तो 20 लाख की एसेट 5 साल की लाइफ, हर साल कितना डेप्रिशिएट होगा? 4 लाख रुपए। कंपनी ने 1/4/17 को ही सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दिया, और कितनी सब्सिडी मांगी? 80% ऑफ द कॉस्ट। कितना अमाउंट हुआ? 20 लाख की एसेट थी ना, 80% यानी 16 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार से इन्होंने डिमांड कर ली। आज ही रिकॉर्ड कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, डिमांड कर ली दैट मींस रिकॉर्ड नहीं हो जाना चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि अगेन वही बात, क्या पक्का मिल जाएगा ये श्योर है? नहीं, सिर्फ अप्लाई हुआ है ना अभी। तो अभी इसी क्वेश्चन में यही पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, इसका मतलब 1 अप्रैल को कोई अकाउंटिंग इसकी नहीं होगी सब्सिडी की, क्योंकि अभी तो जस्ट अप्लाई हुआ है। सैंक्शन हुआ नवंबर 20 में, मतलब 17-18 चला गया, 18-19 चला गया, 19-20 भी चला गया, 3 साल जा चुके हैं, चौथे साल में जाके सैंक्शन लेटर आ गया नवंबर 2020 में। कंपनी ने अपने डेटा को कुछ इस टाइप से प्रेजेंट किया। पहली बात, कितने साल बीत चुके हैं? 3 साल, हर साल का डेप्रिसिएशन 4 लाख बन रहा था, तो पहले साल 4, दूसरे साल 4, तीसरे साल 4, कितने रुपए हो गए? 12 लाख। तो कंपनी ने 20 में से 12 लाख डेप्रिशिएट कर दिया होगा, तो आज बुक्स में वैल्यू कितनी बची हुई है? 8 लाख। और अब आपको इसका 80% सब्सिडी का मिल गया, वे सरकार को अप्लाई तो हमने 16 लाख के लिए किया था, वो मिल गया। तो सरकार जो सरकार से 16 लाख मिला, इन्होंने उसे कॉस्ट में से माइनस कर दिया। हमारे पास जब फिक्स्ड एसेट से रिगार्डिंग ग्रांट मिलता है तो कितने ऑप्शन है अकाउंटिंग के? 2। क्या क्या? या तो नेट मेथड फॉलो कर लो, या फिर अलग से डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में डाल दो। इन्होंने कौन सा यूज किया बता सकते हो? कैसे पता चला? ये देखो, ये माइनस करके दिखाया है ना, तो इसका मतलब इन्होंने कौन सी अप्रोच फॉलो की है? नेट अप्रोच। तो इन्होंने 8 में से 16 माइनस कर दिया और माइनस का 8 लाख दिखा दिया। क्वेश्चन ये राइज होता है, सर माइनस का 8 लाख दिखा दिया, माइनस का 8 लाख आपकी बुक्स में चलेगा कैसे? क्या फिक्स्ड एसेट को माइनस का 8 लाख दिखा सकते हो? क्या लॉजिकली सही बनेगा? मतलब मैं किसी की बैलेंस शीट उठाऊं और उसमें दिख रहा है माइनस की 8 लाख की फिक्स्ड एसेट, क्या समझ में आएगा उससे? क्या फिक्स्ड एसेट कभी माइनस में हो सकती है? एसेट कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो यहां पे इसका मतलब ये वाला तरीका तो प्रेजेंटेशन में नहीं आ सकता। हमारी वैल्यू ही मैक्सिमम 8 लाख बची हुई, उसमें से 16 माइनस हम नहीं कर सकते। तो बस हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। कंपनी ने कॉस्ट में से माइनस करने का ऑप्शन ट्रीट किया है, कर सकती है, बस करना क्या पड़ेगा? आज आपकी डब्ल्यूडीवी क्या बची हुई है? 8। तो आपको 16 लाख जो मिले उसमें से एटमोस्ट आप कितना माइनस कर सकते हो? यहाँ पे 8, और 8 में से 8 लाख माइनस करते फिक्स्ड एसेट कितनी हो जाएगी? 0। अब मिले तो 16 है, 8 तो माइनस हो गए, बाकी 8 का क्या करें? वो आपके एसपीएल में चले जाएंगे। तो ट्रीटमेंट हमें क्या करना पड़ेगा? जो 8 लाख 16 लाख मिले उसमें से 8 कॉस्ट में से माइनस कर दो, और सिंस एसेट की वैल्यू माइनस में तो लेके नहीं जा सकते, जो सरप्लस और बच गया एक्स्ट्रा 8, वो कहां चला जाएगा? आपका एसपीएल। बस आपको यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट करके यहां पे बताना था। क्लियर सभी को? बिल्कुल। देखो, जो एसेट इनिशियली रिकॉर्ड नहीं होती, उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए हमें कोई वैल्यू चाहिए होती है। मशीनरी आपकी बुक्स में होगी, मैंने क्या कहा था? बुक्स में आनी जरूरी है। अब ये मशीन आपकी बुक्स में आ चुकी है और ये बनी रहेगी, कितनी वैल्यू पे बनी रहेगी? 0 पे। बुक्स में कम से कम दिखेगी। बुक्स में दिखाने का मतलब है, मैंने कल भी बताया था, एज पर कंपनीज एक्ट आपको फिक्स्ड एसेट का एक रजिस्टर बनाना होता है, जिसमें बेसिकली आपके पास जो जो फिक्स्ड एसेट पड़ी है वो सारी दिखाते हो। अब वहां पे मेरी ये मशीन पड़ी रहेगी, वैल्यू कितनी दिखेगी इसकी? 0, लेकिन एटलीस्ट रजिस्टर में एंटर्ड रहेगी वो। लेकिन अगर मैं कोई नई एसेट लेके आऊं तो रजिस्टर में है तो नहीं ना,
पहले रजिस्टर में लाने के लिए कोई ना कोई वैल्यू चाहिएगी, तब मैंने कहा था कि नॉमिनल वैल्यू में एंटर करना पड़ेगा। लेकिन जो मशीन ऑलरेडी बुक्स में है उसे नॉमिनल वैल्यू पे रखने की कोई जरूरत नहीं, उस पर जीरो पे बनाए रखो, चाहे बुक्स में तो एंटरीड थी, जीरो वैल्यू पे चलती रहेगी, ठीक है, रजिस्टर में वो दिखती रहेगी जीरो वैल्यू। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन था और हमारा पहला टॉपिक पूरा हो गया इस AS12 का कि आपको जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा तो क्या अकाउंटिंग की जाएगी। 8 क्वेश्चन थे, ये हमारे सारे पूरे हो गए। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा रिफंड गवर्नमेंट ग्रांट। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। टॉपिक नंबर 2, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। पहली बात तो होगा क्यों, एक ही रीजन होगा, आपने सरकार के द्वारा दी गई शर्तों को पूरा नहीं किया तो सरकार ने कहा पैसे लौटा दो, यानी कि कंडीशंस फुलफिल ना करने की वजह से आपको पैसा लौटाना पड़ जाता है। अब अकाउंटिंग क्या होगी, बहुत ही सिंपल सी अकाउंटिंग है, एक ही बात में मैं खत्म कर दूंगा ये पूरा कॉन्सेप्ट ही। जहां क्रेडिट हुआ था वहां डेबिट कर दो, एक ही रूल है, जहां पे हमने क्रेडिट किया था वहीं पे डेबिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जब प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का पैसा आया तो कहां पे क्रेडिट किया था, कैपिटल रिजर्व में, अब वापस लौटाना पड़ गया तो कैपिटल रिजर्व में डेबिट हो जाएगा। मान लो आपको 5 लाख रुपए सरकार ने बिजनेस सेटअप के लिए दे दिए, अकाउंटिंग एंट्री बताना। सबसे पहले रिसीव करोगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 5 लाख रुपए, और जब ये पैसा आपको मिल गया उसके बाद इसे कहां, सिंस मैंने कहा कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है तो ये कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री वुड बी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना, 5 लाख और 5 लाख, यही एंट्री होगी। अब मैं कह रहा हूं साल 2 साल बाद आपसे कंडीशंस पूरी फुलफिल नहीं हुई या सरकार को लगा कि आपने फ्रॉड करके ये जो है ग्रांट रिसीव किया है, तो सरकार ने अपना पैसा वापस मांग लिया, रिफंड करना पड़ गया। तो अब रिफंड की अकाउंटिंग क्या होगी, सारी एंट्री उल्टी होनी है, क्योंकि अब ये पैसा आया था तो अब ये पैसा जाएगा। तो एंट्री बनेगी गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए, 5 लाख। और इवेंचुअली ये जो पैसा गवर्नमेंट ग्रांट का था आपने कहां क्रेडिट किया था, कैपिटल रिजर्व, तो अब कहां डेबिट किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व पे। तो एंट्री बन जाएगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड। या आप चाहो तो दोनों की एक एंट्री भी कर सकते हो, सीधी एंट्री कर सकते हो कैपिटल रिजर्व टू बैंक, सीधी एक एंट्री भी कर सकते हो कैपिटल रिजर्व टू बैंक, नीचे नरेशन में लिख सकते हो कि सब्सिडी रिफंड हो गई, बस ये एंट्री करनी होती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जहां क्रेडिट हुआ वहीं पे डेबिट हो जाएगा। अगर मान लो वो इनकम के वाली ग्रांट थी, इनकम वाली ग्रांट थी, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, तो कहां भेजा होगा आपने उसे, एसपीएल, तो अब डेबिट भी कहां होगा, एसपीएल में। अगर वो एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट थी तो भी एसपीएल में गई होगी, अब वापस कहां पे भेजा जाएगा, एसपीएल में, डेबिट भी एसपीएल में होगा, जहां क्रेडिट हुई थी वहीं पे डेबिट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिली हो तो, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए ग्रांट मिलता है तो कहां जाता है, कैपिटल रिजर्व, तो वापस भी कहां से निकालेंगे, कैपिटल रिजर्व, मुद्दा खत्म। समझ में आ गई बात? अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट केस बनता है, क्वेश्चन भी सारे उसी के बनते हैं, अगर ग्रांट फिक्स एसेट रिलेटेड होगी तो अकाउंटिंग कैसे होगी। ट्रीटमेंट तो वही है, जहां आपने क्रेडिट किया था वहीं पे क्या कर देंगे उसको, डेबिट। बट थोड़ा सा इसे समझने की जरूरत है, तो सारे एक बार एग्जाम्पल लिखो। मैं बाकी किसी चीज के एग्जाम्पल नहीं लिखवा रहा, बिकॉज बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जहां से आया वहीं पे वापस भेज दिया, ठीक है। बट फिक्स्ड एसेट में थोड़ा समझने वाला केस बनता है, तो हेडिंग बना लेना, refund of grant related to fixed assets, refund of grant related to fixed assets। example, Tata Limited purchased a machine of rupees 20 lakh on 1 अप्रैल 2018
25, it received rupees 5 lakh as subsidy on the same date. उसी दिन सरकार से इन्हें 5 लाख की सब्सिडी रिसीव हो गई. However, on 1 अप्रैल 2028, due to non-fulfillment, non-compliance of certain conditions, grant became refundable. How would you account in such case? बीस लाख की एक मशीन हमने परचेज की और उस पे हमें 5 लाख की सब्सिडी सेम डे में रिसीव हो गई. हाउएवर 3 साल बाद 1/4/28 को कुछ कंडीशंस हम पूरी नहीं कर पाए जिसकी वजह से हमें ग्रांट का पैसा लौटाना पड़ा. तो आपको बताना है इस केस में क्या अकाउंटिंग की जाएगी. कर लिया एग्जाम्पल नोट. अब देखिए सबसे पहली बात, आपको जो सब्सिडी मिली है पहले तो हमें उसकी अकाउंटिंग करनी है. यहां पे स्पेसिफिकली जो सब्सिडी मिली एक फिक्स एसेट के लिए मिली है. तो हमारे पास अकाउंटिंग है कितने तरीके अकाउंटिंग के? 2. कौन कौन सा? नेट अप्रोच और ग्रोस अप्रोच. मैं दोनों कर सकता हूं तो मैं दोनों ही करके दिखाता हूं और दोनों के केस में कोरोस्पॉन्डिंगली रिफंड की एंट्रीज कैसे की जाएगी वो समझते हैं. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में फॉलो करते हैं ऑप्शन 1, नेट अप्रोच. नेट अप्रोच सबसे पहले 1/4/2025 पहली एंट्री क्या होगी? मशीन परचेज करने की एंट्री होगी. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितने रुपए की मशीन परचेज की हमने? 20 लाख. बीइंग मशीन परचेज्ड. बीइंग मशीन परचेज्ड 20 लाख रुपए की हमने एक मशीन जो है वो परचेज कर ली 1/4/2025 को और सेम डेट पे आपको सब्सिडी भी मिल गई. सब्सिडी रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट. कितने रुपए? 5 लाख. बीइंग सब्सिडी रिसीव्ड. बीइंग सब्सिडी रिसीव्ड. तो पहली एंट्री एसेट परचेज की, दूसरी एंट्री में सब्सिडी रिसीव की, तीसरी एंट्री आप बताओगे अब क्या होगी? हम नेट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मशीन में से ही माइनस होगा, कॉस्ट में से माइनस. यस और नो? तो बताइए क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी इस चीज के लिए? गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. 5 लाख 5 लाख. ग्रांट एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट. बीइंग ग्रांट एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट. तो पहले मैंने एसेट खरीदी 20 लाख की, फिर 5 लाख की सब्सिडी मिल गई और उस सब्सिडी को कॉस्ट में से ही माइनस कर दिया. मेरी नेट कॉस्ट क्या बची? 15. तो यानी कि मेरा जो डेप्रिसिएशन होगा वो डेप्रिसिएशन कुछ इस टाइप से बनेगा.
15 लाख डिवाइड में लाइफ कितनी है 5 साल, तो यानी कि कितना बन जाएगा ₹3 लाख पर एनम। दिस विल बी माय फ्यूचर डेप्रिसिएशन। सिंस आपको जो ग्रांट मिला है वो आपने कॉस्ट में से माइनस कर दिया, तो आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा भी कोरोस्पॉन्डिंगली कम हो जाएगा। हाँ, लाइफ लिखी नहीं मैंने इसमें, कोई ना लिख लो इसमें लाइफ, 5 years लिख लो। एग्जाम्पल में लाइफ 5 years लिख लेना। तो यहां पे 5 साल की लाइफ के हिसाब से हमारा डेप्रिसिएशन बन गया 3 लाख रुपए पर एनम। अब सबसे पहली बात, ये एंट्री हमने तीनों की तीनों एंट्री कब की, 1/4/25 को। अब पहली एंट्री इसके बाद कब होगी, 31 मार्च 26, किस चीज की, डेप्रिसिएशन। तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा, 3 लाख। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। और इसके बाद अगली एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है जो कहां चला जाएगा, एसपीएल में। तो 31 मार्च 26 को दूसरी एंट्री होगी एसपीएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन, 3 लाख 3 लाख। बीइंग एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, खर्चा हमने राइट ऑफ कर दिया। ये अकाउंटिंग हमने पहले भी देखी है, कल भी हम यही सीख रहे थे कि जब आपको ग्रांट मिलता है तो उसके लिए 2 अप्रोच हो सकती है, इधर आप नेट अप्रोच फॉलो कर सकते हो या ग्रोस अप्रोच। अब 31 मार्च 26 को डेप्रिसिएशन लगा, क्या सेम सेट ऑफ एंट्री 31 मार्च 27 को भी रिपीट होंगे, एसएलएम ही तो है, 3 लाख रहेगा डेप्रिसिएशन। और क्या सेम एंट्री 31/3/2028 को भी रहेगी, यस। ग्रांट रिफंड कब हुआ है, 1/4/28 को है, तो अगले साल में चला गया ना, 31 मार्च तक तो ये एंट्री होगी, यस। तो ईयर 1 के एंड में, ईयर 2 के एंड में और ईयर 3 के एंड में हमने डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा। तो यानी कि मेरी तीनों सालों में यही दोनों एंट्रियां रिपीट चलती रहेगी ईयर एंड पे। क्या मुझे WDV बता सकते हो, WDV ऑफ मशीन एज ऑन 31 मार्च 2028। 3 साल हमने 3 लाख डेप्रिसिएशन लगा दिया, पहले एसेट 20 लाख की थी, 5 लाख तो इनिशियली माइनस कर दिया था सब्सिडी का, तो 15 बचा था, और 15 से में भी आपने 3-3 लाख रुपए का 3 बार डेप्रिसिएशन लगा दिया, यानी कि 9 लाख और डेप्रिशिएट हो गया। तो वैल्यू क्या बची हुई है, 6 लाख रुपए। 20 लाख की एसेट में से 5 सब्सिडी चली गई थी, 15, और 3-3 लाख का 3 साल का डेप्रिसिएशन 9 लाख, तो 6 लाख की WDV आज हमारे पास 31 मार्च 28 को बची हुई है। अब अगला दिन आया 1/4/28। क्या हुआ 1/4/28 को, जो हमारी सब्सिडी थी वो हमें रिफंड करनी पड़ेगी, बिकॉज मे बी हमने कुछ कंडीशन तोड़ दी, तो सरकार ने बोला पैसा लौटाओ, तो 1/4/28 को हमें पैसा लौटाना पड़ेगा। अब मैंने आपको रूल क्या बताया, अगर सब्सिडी रिफंड करनी पड़ जाए तो अकाउंटिंग क्या होती है, जो अकाउंटिंग पहले की थी एकदम एग्जैक्ट उसका अपोजिट, मतलब जहां पे आपने क्रेडिट किया था वहीं पे अब क्या कर दो, डेबिट। मुझे देख के बताओ हमने कहां क्रेडिट किया था, हमने हमारे ग्रांट को कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया था, हमारी एंट्रीज में हमने इसे मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट किया था। क्या मशीन में से माइनस किया था, हाँ या ना। क्रेडिट करने का मतलब कहां इसे एडजस्ट किया था, मशीन में से एडजस्ट किया था। तो क्या इसका मतलब अब मशीन को क्रेडिट किया था तो क्या वापस मशीन को डेबिट करना पड़ेगा, यस। अब आपको मशीन के अकाउंट में ही इसको डेबिट करना पड़ेगा। क्या एंट्री होगी देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2028 ग्रांट बिकम रिफंडेबल, ग्रांट आपका रिफंडेबल हो गया, मतलब आपको लौटाना पड़ेगा। तो 1/4/28 को हम एंट्री कर देंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीधा एक शॉर्टकट एंट्री कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐसे इसको अलाउड करता है, आप सीधी एंट्री कर दो मशीन टू बैंक। बीइंग, नीचे नरेशन जरूर लिखनी है, बीइंग ग्रांट
refunded, earlier credited to मशीनरी अकाउंट। नरेशन में मैंने जस्टिफाई कर दिया, अदरवाइज तो कोई इस एंट्री को पढ़ेगा ना कि मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कहेगा मशीन खरीद के लाए होगे, लेकिन हमें पता है एक्चुअल में हुआ क्या है, तो इसलिए हमने उसे नरेशन से जस्टिफाई कर दिया। बीइंग ग्रांट रिफंडेड अर्लियर क्रेडिटेड टू मशीनरी अकाउंट, दैट्स व्हाई अब हम इसे वहीं पे डेबिट कर रहे हैं। कितने रुपए? 5 लाख। लौटाना पड़ गया 5 लाख, तो 5 लाख वापस डेबिट कर दिया। अगर 5 की जगह सरकार कहती 3 लाख वापस करो, तो फिर यहां एंट्री कितने से हो जाती? 3 से। 2 मांगती तो, और 6 मांगती तो पेनल्टी लगाते तो। 5 लाख रुपए तो सरकार ने दिए थे, कहे 1 लाख की पेनल्टी लेंगे आपसे क्योंकि आपने हमारी शर्तों को तोड़ा है, तो क्या 6 नहीं मांग सकती? यस, एसपीएल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपने डेबिट कितना किया, क्रेडिट कितना किया था? 5, तो फिर 5 से ज्यादा कैसे डेबिट कर रहे हो वापस? जितना डाला था वही वापस निकालना है ना। तो अगर 6 सरकार वापस मांग लेगी तो ऑब्वियस भी है ना, ऊपर वाला 1 लाख तो पेनल्टी है। पेनल्टी तो वैसे भी मशीन में कैसे जोड़ रहे हो आप? मशीन की कीमत में जोड़ने वाली चीज थोड़ी है पेनल्टी। दैट शुड गो टू पीएनएल, अलग खर्चा दिखना चाहिए, मशीन में आपका 5 ही जाएगा। ऑल्दो आईसीआई ने आज तक कभी हिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन बनाया नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये चीज भी बता दी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो यहां पे 5 लाख रुपए सरकार ने आपसे वापस मांग लिए, तो आपने बोला सर जहां पहले हमने इसे क्रेडिट किया था वहीं पे हमने इसको डेबिट कर दिया, रूल वही चलेगा। लेकिन अब इससे एक छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा जिस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या मुझे न्यू डब्ल्यूडीबी बता सकते हो कितनी हो गई? इस डेट से जस्ट पहले 31 मार्च को हमारी डब्ल्यूडीबी 6 लाख हुआ करती थी, और अब वापस 5 लाख मशीन में और डेबिट हो गए, तो मशीन की नई डब्ल्यूडीबी हो जाएगी 6 लाख प्लस 5 लाख, दैट इज 11 लाख। 11 लाख रुपए आपकी नई डब्ल्यूडीबी हो जाएगी। क्या इससे फर्क पड़ेगा? किस चीज पे? अप्रिसिएशन। मेन बात यह है कि जब ग्रांट रिफंड हो जाता है तो उसकी वजह से डब्ल्यूडीबी बदल जाती है एंड हेंस डेप्रिसिएशन भी बदल जाएगा। अच्छा, अब यूजफुल लाइफ कितनी बची हुई है? हमने कितनी ली थी इनिशियली? 5 साल। 5 में से कितने साल बीत चुके? 3। कितने बचे? 2। देखो क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया ऑल्टरनेटिव, तो हम तो यही मानेंगे ना कि 2 साल बची हुई होगी। अगर क्वेश्चन को चेंज करना है तो क्वेश्चन बता सकता है। क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि 1/4/28 को हमने लाइफ को रीअसेस किया, 4 साल लाइफ बची हुई है, तो फिर 4 साल मान लेते। लेकिन सिंस द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हम क्या करेंगे? हम तो बैलेंस लाइफ मान सकते हैं, दैट इज 2 इयर्स। तो क्या अब नया डेप्रिसिएशन निकल जाएगा? यस। अब आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा हो जाएगा 11 लाख डिवाइड में 2, यानी कि 550 पर एनम। इतना खर्चा आपको दोनों सालों में राइट ऑफ करना पड़ेगा, बचे हुए 2 सालों में। इसकी क्या एंट्री की जाएगी? सबसे पहले 31 मार्च 2029 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। और ये खर्चा है तो वही सेम एंट्री कहां चला जाएगा? ये खर्चा एसपीएल, एसपीएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ₹5.5 लाख बीइंग एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट लौटाना पड़ गया तो आपकी टीवी पे उसका इंपैक्ट हुआ, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन का फिगर बदल गया और नया फिगर, रिवाइज्ड फिगर हमने डेप्रिसिएशन का निकाल लिया। तो हमने 550 का डेप्रिसिएशन लगाया और पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया। क्या यही एंट्री 31 मार्च 2030 को भी रिपीट हो जाएगी? यस। और इवेंचुअली एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पूरी अकाउंटिंग इस टाइप से होती है। लेकिन ये कौन सा केस किया हमने? जब कंपनी ने इनिशियली कौन सा तरीका अपनाया हो? नेट अप्रोच। ऐसा भी तो हो सकता है ना कंपनी ने ग्रॉस अप्रोच अपनाया हो। क्या उस केस में अकाउंटिंग बदल जाती है? यस। रिसीव की अकाउंटिंग अलग करते हैं तो क्या फिर रिफंड की भी अलग होगी? यस। ये वाला क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट इसमें? कोई कंफ्यूजन, डाउट, कोई भी पॉइंट? चलो फिर अब इसका सेकंड केस करते हैं, ऑल्टरनेटिव नंबर 2।
ऑल्टरनेटिव नंबर 2। अब बताओ कौन सा तरीका करेंगे हम? ग्रॉस अप्रोच। ग्रॉस अप्रोच। अब ग्रॉस अप्रोच में पहली एंट्री तो वही 1/4/2025 को होगी। आपने मशीन खरीदी, बताइए क्या एंट्री होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। 20 लाख की थे ना, 20 लाख 20 लाख। बीइंग मशीन परचेज्ड, बीइंग मशीन परचेज्ड। अगली एंट्री 1/4/25 को ही सब्सिडी आएगी, तो क्या एंट्री की जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आए हैं सब्सिडी के? 5 लाख। लेकिन इसे कहां ट्रांसफर कर देंगे? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, चाहे आप एक गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्री करके फिर ट्रांसफर एंट्री कर सकते हो, या सीधा यहीं पे सीधा इसे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 5 लाख रुपए बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। इस अप्रोच को ग्रॉस अप्रोच इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें जो सब्सिडी मिलती है हम उसे एसेट की वैल्यू में एडजस्ट नहीं करते, माइनस नहीं करते, इसीलिए इसका नाम भी ग्रॉस अप्रोच हो गया। तो इस ग्रॉस अप्रोच में मैंने इसे माइनस नहीं किया, अलग से एक अकाउंट में ले गया। अब इसका मतलब मेरी एसेट मेरी बुक्स में कितने पे दिखेगी? मेरी जो फिक्स्ड एसेट है, मेरी मशीनरी है, बुक्स में कितने पे दिखेगी? 20। अब मेन मुद्दा हमारा जो डेप्रीशिएशन है वो कितना बनेगा? 20 लाख रुपए और अपॉन में लाइफ जो कि कितनी है? 5 साल। तो डेप्रीशिएशन बन जाएगा 4 लाख पर एनम। पिछले बार तो वो कॉस्ट में से माइनस हो गई सब्सिडी, एंड डेप्रीशिएशन रिड्यूस हो गया। बट अब इस केस में हमारा डेप्रीशिएशन 4 लाख रुपए का रहेगा। तो दो एंट्री इवेंचुअली हमने की, पहले प्लांट परचेज करने की और फिर उसके बाद सब्सिडी रिसीव करने की, और डेप्रीशिएशन निकाल लिया। अब डेप्रीशिएशन निकालने के बाद डेप्रीशिएशन की एंट्री होगी 31 मार्च 26 को। ये तो वही एंट्री होगी जो पीछे भी की थी, बस अमाउंट बदल जाएगा इस बार। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितने रुपए? 4 लाख। 4 लाख बीइंग मशीन डेप्रिशिएटेड, बीइंग मशीन डेप्रिशिएटेड। मशीन पे हमने डेप्रिशिएशन लगाया। अगली एंट्री एसपीएल डेबिट टू डेप्रिशिएशन, खर्चा राइट ऑफ किया 4 लाख 4 लाख बीइंग एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। क्या इस साल की अकाउंटिंग पूरी हो गई या कुछ करना बाकी है? क्या करना है? जो डेफर्ड ग्रांट इनकम अकाउंट बनाया है क्या वो ऐसे ही पड़ा रहेगा? नहीं, डेफर्ड बनाया है, उसे डेफर बनाने का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके अल्टीमेटली वो भी कहां आएगा? एसपीएल में। जाना उस ग्रांट को एसपीएल में ही है, लेकिन सिंस हम एक साथ नहीं डालना चाहते, हम उसे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके। किस रेशो में? डेप्रिशिएशन के रेशो में। और मेरे इस क्वेश्चन में अगेन डेप्रिशिएशन हर साल का कितना बनेगा? 4 लाख 4 लाख ऐसे एसएलएम, तो यानी कि इक्वल का ही रेशो बनेगा। तो यानी कि 4 4 4 4 4 यानी कि 1:1:1 के रेशो में ही आप जो आपका 5 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट है उसे एसपीएल में राइट ऑफ करोगे। यस, क्या एंट्री बनेगी बताना जरा उसकी? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू एसपीएल। कितने रुपए? 1 लाख। 5 लाख है, उसे इक्वल 5 सालों में बांट दिया जाएगा बिकॉज सिंस हमारा डेप्रिसिएशन का रेशियो भी इक्वली आ रहा है, एसएलएम मेथड है, तो यहां पे 1 लाख रुपए आप एसपीएल में क्रेडिट कर दोगे। बीइंग अमाउंट
अमोर्टाइज्ड। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और जो कल नहीं आए थे, मेरे ख्याल से दोनों अकाउंटिंग के तरीके आप समझ गए होंगे कि फिक्स्ड एसेट के रिगार्डिंग जब आपको गवर्नमेंट कुछ ग्रांट देती है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप उसे नेट अप्रोच में ले जाओ जैसे कि पिछले एग्जांपल में किया, या फिर ग्रॉस अप्रोच, वही सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो ये हमने समझ लिया यहाँ पे, कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या ये एंट्री आगे भी रिपीट होने वाली है? ये हमने 31 मार्च 26 को की, क्या ये सेम सेट ऑफ एंट्री 31 मार्च 27 को भी होगी? अगला साल खत्म होगा, सेम की सेम एंट्री चलेंगी, और इवन क्या 31 मार्च 28 को भी चलेंगी? यस। ये जो तीन एंट्री अभी हमने की है, ये तीन की तीन एंट्री तीनों सालों में रिपीट की जाएगी। 27 में भी डेप्रिसिएशन लगेगा, पीएनएल में जाएगा और ग्रांट अमाउंट अमोर्टाइज हो जाएगा, 28 में भी सेम। क्लियर यहां तक? अब मुझे ये बताओ, 3 साल आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, ग्रांट को अमोर्टाइज कर दिया, आखिरी में आफ्टर दिस 3 इयर्स एज ऑन 31 मार्च 2028 बैलेंसेस बताना जरा कितने हो जाएंगे? सबसे पहले मुझे बताओ मशीन की डब्ल्यूडीवी कितनी हो जाएगी? मशीन कितने की थी शुरू में? 20 लाख। क्या हमने ग्रांट को माइनस किया था? नहीं, तो 20 पे थी। लेकिन 3 सालों में कितना कितना डेप्रिसिएशन लगा? 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख, यानी कितना राइट ऑफ हो गया? 12। तो 20 में से 12 गए, क्या बचा हुआ है? 8 लाख। तो मेरी मशीन की डब्ल्यूडीवी एज ऑन 31 मार्च 2028 इज 8 लाख रुपीस। सारे मानते हो कैलकुलेशन? अगला पॉइंट, क्या हमारा डेफर्ड ग्रांट अकाउंट है या डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट बोल लो, क्या इसमें भी कुछ पैसा बचा हुआ है? कितना पैसा इनिशियली इसमें डाला गया था? 5, लेकिन हर साल हमने कितना कितना वापस निकाल लिया? 1-1 लाख। कितना निकल गया? मतलब 3 लाख। तो अभी बचा क्या हुआ है? 2। 5 में से 3 निकल गया, 2 बचा हुआ है। ये दोनों बैलेंस बचे हुए हैं। चलो, अब हुआ क्या इससे नेक्स्ट डे, यानी कि 1/4/2028, इस दिन क्या हुआ? आपका जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो आपको लौटाना पड़ेगा। आपको सरकार से मिला हुआ 5 लाख रुपया वापस देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड तो करना है, पैसा जाएगा बैंक के थ्रू चला जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज डेबिट कहां किया जाए? क्या रूल बताया था मैंने आपको? जहां क्रेडिट हुआ था वहीं पे क्या कर दो? डेबिट। मुझे सोच के बताओ, इस सेकेंड ऑल्टरनेटिव में हमने जब ग्रांट रिसीव किया तो कहां क्रेडिट किया था? एसपीएल में। जब हमें मिला था, हमने जब रिसीव किया तो इसे कहां क्रेडिट कर रखा है? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में। यस, हमने इसे यहां क्रेडिट कर रखा है। तो इवेंचुअली होना तो यही चाहिए, जहां क्रेडिट किया था वहीं से क्या कर दे? डेबिट। 5 लाख रुपए इस अकाउंट में डाले थे, 5 निकाल लो। अकाउंटेंट को बोला निकाल ले भाई, लेकिन उसने क्या देखा कि इस अकाउंट में भाई बैलेंस ही कितना बचा हुआ है, तो 5 निकाले कैसे? हमने कहा 5 निकालने हैं, अभी बैलेंस ही 2 है, तो 5 निकाल नहीं सकते। मैंने पूछा भाई गया कहां वो बैलेंस? मुझे एक बात बताओ, हर साल वो डेफर्ड अकाउंट से निकल के जाता कहां था? तो इवेंचुअली वो 3 एसपीएल में पहुंच गया ना, तो बोला कोई ना, 2 ये दे देगा और 3 किससे ले लेंगे? क्योंकि एसपीएल को मिला है वो 3। यस, उसी में क्रेडिट किया गया था ना आखिरी में, तो वो 3 वहां से आ जाएगा। तो यानी कि क्या एंट्री होगी बताना जरा? 1 अप्रैल 2028 रिफंड ऑफ ग्रांट। सबसे पहले जितना पैसा इस अकाउंट में वो निकालो, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, जितना पैसा इस अकाउंट में पड़ा है वो निकाल लो। कितना पैसा पड़ा है? 2 लाख। और बाकी कमी हो गई बिकॉज पैसा कहां चला गया था हर साल? एसपीएल। तो ठीक है, एसपीएल को डेबिट कर देंगे उतना ही। कितने रुपए से? 3 लाख टू बैंक। आप चाहो तो 2 सेट ऑफ एंट्री बना सकते हो, टू गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल एंड देन उसकी एक रिफंड की एंट्री करना। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, बीइंग ग्रांट रिफंडेड। हमने 5 लाख रुपए लौटा दिया, 2 ग्रांट अकाउंट में पड़ा था वही एज इट इज दे दिया, और 3 जो कि हम एसपीएल में भेज चुके थे वहां से निकाल के दे दिया, और हमारा रिफंड हो गया पूरा 5 लाख। क्या ये एंट्री समझ में आई? दोनों तरीकों में फर्क समझ में आ गया? रिफंड की अकाउंटिंग क्या होती है? अगर आपने मशीन के अकाउंट में से उसको माइनस किया था तो मशीन में डेबिट, और अगर आपने ग्रांट अकाउंट में किया था तो ग्रांट अकाउंट से निकाल लो और बाकी बचा हुआ एसपीएल से। अब
एक चीज और जो हमें इसमें समझनी है, इससे नेक्स्ट पॉइंट डेप्रिसिएशन। क्या मेरी एसेट की डब्ल्यूडीवी जो 8 लाख थी उस पर कोई चेंज आया? क्या वो अभी भी 8 के 8 लाख ही है? यस, कोई चेंज नहीं आया। आप देखोगे इस एंट्री में फिक्स्ड एसेट को तो मैंने कहीं पे छेड़ा ही नहीं। इसका मतलब ये पहले भी 8 लाख था और अभी भी कितना है? 8 लाख। और बैलेंस लाइफ क्या है? 31 मार्च 28 को कितनी लाइफ और बच गई? 2 साल। 5 बताई गई थी, 3 जा चुकी है, तो डेप्रिसिएशन बताना कितना है? डेप्रिसिएशन होगा आपका 4 लाख। तो इसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करेंगे। आप कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन, सेम अमाउंट रह जाएगा 8 लाख रुपए की एसेट की वैल्यू और लाइफ 2 साल बचा हुआ है, तो यानी कि 4 लाख रुपए पर एनम। मतलब कोई फर्क ही नहीं आया डेप्रिसिएशन पे, आएगा भी नहीं, बिकॉज हमने कॉस्ट को चेंज किया ही नहीं, डब्ल्यूडीबी को चेंज किया ही नहीं। हाँ, मे भी शायद क्वेश्चन यूजफुल लाइफ को बदल सकता था। क्वेश्चन कह देता शायद कि 31 मार्च 28 को हमने लाइफ देखी तो 4 साल बाकी थी, फिर डेप्रिसिएशन बदलता। लेकिन अगर लाइफ 2 की 2 ही बाकी है तो डेप्रिसिएशन वही 4 लाख रह जाएगा। आगे की एंट्री आपको पता ही है, क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उसे कहां भेज देंगे? एस पे। समझ में आ गया? क्या ये वाली अकाउंटिंग क्लियर होगी सभी को? किसी को कोई डाउट? एक एग्जांपल सारे सॉल्व करोगे, रफली कर लेना, चाहे फेयरली करने की जरूरत नहीं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी करना है, सभी को सॉल्व करना है। एसेट की कॉस्ट रुपीज 50 लाख, एसेट की कॉस्ट रुपीज 50 लाख, लाइफ 5 इयर्स। 1/4/25 से मान लेना क्वेश्चन को। 1/4/25 को आपने एक एसेट खरीदी 50 लाख की, लाइफ है 5 साल, ग्रांट रिसीव हुआ है आपको इसके अगेंस्ट में 24 लाख रुपए का, 24 लाख रुपए का ग्रांट रिसीव हुआ, और ये आपको रिफंड करना पड़ गया 1/4/2029 को। अकाउंटिंग बतानी है कैसे होगी, जल्दी से सारे अकाउंटिंग करो इस चीज की। और कौन सा मेथड लगाओगे? दोनों, एक थोड़ी लगाना है, दोनों लगाने हैं ना, दोनों सीखने हैं। सारे करो जल्दी से, ग्रॉस मेथड से भी और नेट मेथड से भी। प्रॉपर एंट्रीज लिख के देखो, ऐसे हवा में सॉल्व मत कर लेना, ठीक है पहली ये होगी दूसरी ये होगी, प्रॉपर लिख के सॉल्व करो। कर लो चाहे रफ नोटबुक में, एग्जाम्पल आपको प्रॉपर नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिक एग्जाम्पल है बस, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए।
किस किसने कर लिया अभी? किस किस का क्वेश्चन हो गया? चलो 2 मिनट और है, जल्दी से करो सॉल्व। हो गया सभी का? अभी भी कोई रह गया क्या? कौन कौन कर रहा है अभी? करो सॉल्व करो जल्दी। और हो किस किस का गया? हवा में तो नहीं गया ना? प्रॉपर सॉल्व करके देखा ना? अच्छा, अब मैं जिससे रैंडमली पूछूंगा ना वही एंट्री बताएगा क्या की है, ठीक है? कर तो लिया ही सॉल्व सभी ने। तो सबसे पहले यहां पे कॉर्नर में जो स्विच बोर्ड के पास है, आप पीछे इससे आप, हाँ मैं, हाँ आप, मैं हाँ हाँ आप बताइए। सबसे पहले खड़े हो जाइए। सबसे पहले हमने 1/4/25 को एसेट परचेज की, क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए से? 50 लाख। अगली एंट्री क्या होगी इसके बाद? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, कितने रुपए से? 24 लाख। तीसरी एंट्री गवर्नमेंट ग्रांट टू मशीनरी। आपने ग्रांट को मशीनरी अकाउंट में से डिडक्ट कर दिया, मतलब आपने कौन से अप्रोच फॉलो किया? नेट। तो 24 लाख माइनस हो गए। तो कंसिक्वेंटली आपका अगला काम यानी डेप्रिसिएशन कितना बना? कितना? 5,20,000। 50 में से 24 माइनस हो गए, 26 नेट कॉस्ट बचेगी जो आपको 5 सालों में अमोर्टाइज करनी, दैट इज 520 एवरी ईयर। बैठ जाइए। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगेगा कितने साल? 4 साल। एक ही एंट्री चलेगी बार बार, डेप्रिसिएशन टू मशीन एंड देन फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन को एसपीएल में
राइट ऑफ कर देंगे। 4 साल बाद की अकाउंटिंग आप कर लिया आपने? हाँ बताइए। नेट अप्रोच में जब 4 साल बाद आपका ग्रांट सॉरी आपने डेप्रिशिएट कर दिया, उसके बाद सबसे पहली बात डब्ल्यूडीवी क्या बची हुई है? हाँ डब्ल्यूडीवी क्या है? 4 साल बाद डेप्रिशिएट करने के बाद 5,20,000, क्या यही डब्ल्यूडीवी बची है? यस। उसके बाद आपको ग्रांट रिफंड करना पड़ गया कितने रुपए का? 24। बाकी सारे बातें नहीं भाई। इसकी एंट्री क्या की आपने? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या ये एंट्री सही है? 4 साल बाद मुझे ग्रांट लौटाना पड़ गया, इनिशियली मैंने उसे ग्रांट को कॉस्ट में से माइनस किया था, तो अब वापस कॉस्ट में ही डेबिट करेंगे। एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 24 लाख रुपए। इसके बाद आपको डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या बन जाएगा? 5,20 की वैल्यू थी, 24 और आ गई, कितनी वैल्यू बन गई? 29,20,000। और यूजफुल लाइफ 1 ही साल बची है, तो पूरा का पूरा अमोर्टाइज। हाँ वो पढ़ा है, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा, संतोष सर को पता ही है, मोक पहले से पढ़े हैं। हाँ बस वही कर दो, 2-3 महीने पहले हुआ था वो, वही करना है। तो 29,20,000 आप अमोर्टाइज करोगे 1 ही साल में। किस चीज का सही है ये? अकाउंटिंग किस किस की सही है? चलो इसके बाद सेकेंड अप्रोच, ग्रॉस अप्रोच। मुझे ग्रॉस अप्रोच में बातें नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री चाहिए रिफंड वाली। रिफंड के समय एंट्री होगी, कौन बताना चाहेगा? रिफंड के टाइम आप बताइए, रिफंड के टाइम क्या एंट्री होगी? आपने कहा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, एसपीएल डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितना कितना होगा? यहां 480, एसपीएल 19,20, और क्या यही एंट्री होगी? बैठ जाइए। आपके 4 सालों के बाद डेफर्ड ग्रांट में 480 का ही तो बैलेंस बचा हुआ होगा, वो आपने एज इट इज खत्म कर दिया। बाकी सारा कहां पे जा चुका है? एसपीएल, वहां से आपने उसको निकाल दिया 19,20 और टू बैंक से पे कर दिया। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन पे क्या इंपैक्ट आएगा? कोई चेंज आएगा या सेम रहेगा? सेम। क्या ये भी एंट्री सभी के सही है? तो इसका मतलब समझ गए सारे? चलो बस अब 1-2 क्वेश्चन और करने, फिर तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। 1-2 मतलब मुझे अब आगे से ये समझना पड़ेगा, प्रिसाइज बोलना पड़ेगा, वरना तुम तो पिक कर लोगे हैं, विच एवर इज लोअर वाला प्रिंसिपल लगा दोगे। मैं आगे से बोलूंगा ऐसे 25-30, फिर लगा लेना विच एवर लोअर। ऐसे तोड़ने नहीं है नंबर्स, तुम्हारा बस चले, तुम तो इस स्पीड पे ले आओ मेरे को, इस सितंबर नहीं अगले से अगले सितंबर की तैयारियों पे आ जाओगे तुम। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, वैसे एएस 12 हमारा पूरा हो गया। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन सब एक जैसे हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी आप कर लेना। अरे सर 1-2 से 2-3 पे आ गए आप, बस ऐसी बातों बातों में बदल जाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 निकालो भाई। बुक के पेज पलटते समय इतना शोर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं जब भी बोलता हूं बुक्स में ये क्वेश्चन निकाल लो, तो बातें शुरू हो जाती है, मतलब डिस्कस करना पड़ता है कि कैसे बुक खोली जाए। यूट्यूब पे कभी देखना, यूट्यूब पे ना हर चीज के ट्यूटोरियल बने हुए, पानी कैसे पिया जाता है, बटन कैसे बंद किया जाता है, किताब कैसे खोली जाती है, और सबसे खास बात उसके ऊपर मिलियंस में व्यूज भी है। मतलब मिलियंस लोग ऐसे जिन्हें पता नहीं था, इस वीडियो को देखने के बाद सीखे वो। तो तुम्हें भी शायद वो किताब खोलने का तरीका, पेज चेंज करने का तरीका देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाइवा लिमिटेड रिसीव्ड अ स्पेसिफिक ग्रांट ऑफ 30 लाख, 30 लाख रुपए का ग्रांट मिला है फॉर एक्वायरिंग ऑफ प्लांट ऑफ 150 लाख रुपीज ड्यूरिंग 18-19 हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर। हमने 30 लाख का ग्रांट रिसीव किया फॉर द परचेज ऑफ अ प्लांट ऑफ 150 लैक्स। 150 की कोई फिक्स्ड एसेट हमने परचेज की, जिसके अगेंस्ट में 30 लाख का हमें ग्रांट मिला, और लाइफ कितनी एसेट की? 10 साल। द ग्रांट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम इन द बैलेंस शीट एंड वाज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्लांट।
ये जो आपने ग्रांट रिसीव किया उसे आप कहां पे ले गए? डेफर्ड इनकम में। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन ऐसा ही करता है, ये नहीं कहेगा दोनों करके दिखाओ, दोनों में से एक खुद ही बता देगा कि हमने ये किया, इसके हिसाब से बता दो। अदरवाइज आप खुद देखो, दोनों टाइप के ग्रांट्स को पहले रिकॉर्ड करना फिर रिफंड करना, ये तो 15 नंबर का क्वेश्चन बन जाए अपने आप में, 10 से 15 का प्रॉपर प्रेजेंट करके करें। और क्वेश्चन मैक्सिमम इस ईयर्स का 5 नंबर का आएगा, तो क्वेश्चन बता देगा कि हमने क्या किया है। तो क्वेश्चन ने बोल दिया स्पेसिफिकली हमने उसको डेफर्ड इनकम मानना है। इसका मतलब क्या, ये 30 लाख 150 में से माइनस किया गया होगा? नहीं, इसे हमने एक सेपरेट अकाउंट में डाल दिया और हर साल थोड़ा थोड़ा अमोर्टाइज करके वापस हम पीएनएल में ले जाते हैं। यहां पे लाइफ 10 साल की गिवन है, रेसिडुअल वैल्यू है नहीं, कुछ भी गिवन नहीं हो तो हम एसएलएम मेथड लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा सालाना? 15 लाख। इक्वल रेशियो ही बनेगा। आगे क्या कहा, 2021-22 में, मतलब 18-19 की ये बात है, 18-19 गया, 19-20 गया, 20-21 भी चला गया, 3 साल चले गए। चौथे साल में जाके ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशन लेट डाउन फॉर द ग्रांट, कंपनी हैड टू रिफंड द होल ग्रांट, पूरा का पूरा पैसा हमें लौटाना पड़ा। बैलेंस इन द डेफर्ड इनकम ऑन दैट डेट वाज 21 लाख। इन्होंने बता भी दिया, वो भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही बता दिया कि इस डेट पर हमारे डेफर्ड ग्रांट इनकम अकाउंट में कितना पैसा बाकी है, 21 लाख। वैसे 21 लाख कैसे आया, एक बार मैं आपको कैलकुलेशन ही बता देता हूं। इनिशियली कितना ग्रांट मिला हमें? 30 लाख। प्लांट की वैल्यू 150 लाख, 10 साल यूजफुल लाइफ, तो हर साल कितना डेप्रिशिएट होगा? 15 लाख। ऐसे 15 15 15 10 सालों तक होता रहेगा। रेशियो तो इक्वली बनेगा ना एसएलएम में, तो यानी इवेंचुअली ये 10 सालों में आपका 3-3 लाख रुपए करके हर बार कहां जाएगा? एसपीएल। कितने साल बीत चुके? 3, 18-19, 19-20 और 20-21, क्योंकि 21-22 तो ग्रांट रिफंड हो ही गया। 3 सालों में 3-3 लाख करके कितना रुपया चला गया? 9 लाख। तो 30 में से 9 चले गए, बचा क्या? 21 लाख। यही बचना चाहिए, यही क्वेश्चन ने बताया। इवन आप डब्ल्यूडीबी भी निकाल सकते हो। 150 लाख का प्लांट, हर साल 15 लाख, 15 15 15 कितने हुए? 45। तो 150 में से 45 गए, 105 लाख। यही वैल्यू बचनी चाहिए। क्वेश्चन ने बता दिया प्लांट 105 लाख का। समझ गए वैल्यूज कैसे आई? निकालनी पड़ती तो निकाल भी लेते, लेकिन क्वेश्चन ने खुद बता दी तो हमें निकालनी भी नहीं पड़ेगी। व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड? ये ऐसे रिस्पॉन्स चाहिए मुझे भी चीज में से। व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड? इस रिफंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या रूल है? एक ही एंट्री बतानी इस बारे में, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। उसने सिर्फ कहा कि रिफंड की अकाउंटिंग बता दो क्या होगी। सबसे पहली बात, हमने पैसा डेफर्ड ग्रांट इनकम अकाउंट में डाला है, तो पहले वहीं से निकाला जाएगा। और उस अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट किया गया? 30 लाख। किया कितना क्रेडिट? 30। बचा क्या हुआ है? तो 21 से ज्यादा निकल नहीं सकता, तो एंट्री बनेगी डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 21 लाख। हालांकि रिफंड हमें कितना करना है? 30। तो बाकी 9 लाख कहां गया? तो वो एसपीएल से आ जाएगा, 9 लाख रुपए। एक एंट्री हमें करके बतानी थी। इसके अलावा क्वेश्चन ने एक और बात बोली कि फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ा? इस मेथड में पड़ता ही नहीं है, एंट्री में कोई चेंज ही नहीं आता। और डेप्रिसिएशन पे, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 105 लाख की डब्ल्यूडीबी बची हुई है, बैलेंस लाइफ 7 साल है, अभी भी कितना डेप्रिसिएशन लगता रहेगा? 15। तीनों पार्ट के आंसर हो गए। पहला बोला रिफंड की एंट्री, तो रिफंड की एंट्री ये वाली बनेगी। दूसरा, क्या फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट पे फर्क पड़ा? नहीं, बिकॉज हमने फिक्स्ड एसेट में उसे क्रेडिट नहीं किया था, तो हमने अभी भी कोई चेंज नहीं किया। और तीसरा, सिंस फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट नहीं बदली, तो क्या डेप्रिसिएशन बदलेगा? नहीं, वो भी सेम रहा। आगे बात समझ में सभी को? बस क्वेश्चन में यही करके बताना था। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा। एक दो कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 अभी कीजिए सारे, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 सारे अभी कीजिए। सॉल्व कीजिए सारे क्वेश्चन नंबर 10।
कुछ कह रहे थे क्या? क्या? हाँ, पेनल्टी कहाँ है? आपको इनिशियली मिला कितना था? 12 लाख। और आपने इस क्वेश्चन में बताया क्या क्या ट्रीटमेंट किया था? नेट। तो नेट किया था, इसका मतलब आपने 12 लाख रुपए क्रेडिट किया होगा। अब वापस कितना लौटाना पड़ा? सिर्फ 7.5। तो 7.5 डेबिट कर दो। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, अगर आपको सारा पैसा ना लौटाना पड़ा तो जितना लौटाना है उतना ही डेबिट कर दो बस। तुम तो पहले से करके आओ, मेरे को लग रहा है सारा कुछ। कहीं तुम इंटर सारा पढ़ के तो ना आए हो फिर ऐसे ही बैठ गए बस टाइम पास के लिए। किस किसने कर लिया? बाकी भी कीजिए चलो। कर लिया सभी ने? जो क्वेश्चन दिया था सभी का हो गया? रिस्पॉन्स नहीं है, हाँ या ना? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पेज नंबर 12। बस रीडिंग करूंगा, क्वेश्चन वैसे तो सिंपल ही है, एक बार सिर्फ रीड कर रहा हूं। जल्दी कर रहे, पढ़ने के लिए आए हो ट्रेन पकड़ने के लिए आए हो? मतलब आए हो उससे पहले ये होगा कि ट्रेन से वापस जाना है। क्वेश्चन नंबर 18, ये पेज नंबर 12 पे है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, सारे क्वेश्चन नंबर 18 निकालो। सर 2 मिनट और लगे बस एक क्वेश्चन डिस्कस। देखिए सारे क्वेश्चन नंबर 18 निकालिए। लास्ट में बातें नहीं भाई, लास्ट बेंच, बस सारे यहां पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑन 1 अप्रैल 2021 एलोनॉर लिमिटेड परचेज्ड अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर 60 लाख रुपीस। लास्ट में एक प्लांट है 60 लाख रुपीस का, विच हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years विद सैल्वेज वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपीस। आपने 60 लाख का प्लांट परचेज किया, प्लांट की लाइफ गिवन है 10 साल और इसकी सैल्वेज वैल्यू है 10 लाख रुपीस। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे किसी में सैल्वेज वैल्यू नहीं थी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सैल्वेज वैल्यू अगर गिवन होगी तो क्या फर्क पड़ेगा? हमारा डेप्रिसिएशन बदल जाएगा। जो क्वेश्चन किया उसमें था। चलो 60 लाख रुपीस आपकी कॉस्ट है, 10 लाख रुपए डेप्रिसिएशन माइनस होगा, डिवाइड में यूजफुल लाइफ आपकी यहां पे है 10 साल, तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 5 लाख रुपए पर एनम। आगे क्वेश्चन ने कहा कि हमें 20 लाख का ग्रांट भी सरकार से मिला। अभी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट के लिए अगर आपको ग्रांट मिला है तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? दो। क्या क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन नेट यानी कि कॉस्ट में से माइनस, और दूसरा ग्रॉस यानी हम इसे डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में भी लेके जा सकते हैं। आपको अलग अलग सिनेरियो में डेप्रिसिएशन निकाल के बताना है। पहला केस, अगर आपने इस अमाउंट को डिडक्ट कर दिया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट,
तो नेट मेथड हो गया, इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट है 60 लाख, उसमें से ये 20 लाख माइनस होगा, तो कॉस्ट कितनी बच जाएगी? कॉस्ट कितनी बच जाएगी? 40। सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 10। डेप्रिसिएशन निकल जाएगा 40 माइनस 10 डिवाइड में यूजफुल लाइफ 10, यानी कितना आ जाएगा? 3 लाख। सिमिलर वे में अगर इसे डेफर्ड इनकम बनाएंगे, हो जाएगा। तीसरा केस रिफंड वाला केस है, अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे। बस एक चौथा केस है जिसमें क्या बोला इन्होंने कि इसे में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मानना है। क्या करते हैं इस केस में? यानी ग्रांट कैपिटलाइजर में चली जाएगी, एसेट पे आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन 5 लाख रहेगा। क्लियर? चलो, तो ये क्वेश्चन 18 था, 10 तक हमने कर लिए, बाकी बचे हुए कंप्लीट कर लेना। ये हमारा टॉपिक हो गया पूरा। अच्छा, एक और बात, AS2 और AS12 हमारे दोनों पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे को आपका टेस्ट है, ठीक है? AS2 और 12 दोनों का टेस्ट है।